This is the second part of the session today, and in this session, we will be discussing sports, health promotion and disease prevention. जैसा कि दीक्षा ने कहा कि आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, जहां हम खेल को शांति और विकास के साथ जोड़कर देख रहे हैं। और इस दिन का उद्देश्य ही है समाज में खेल की भूमिका और योगदान को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय खेल और विकास संगठनों द्वारा समाज में खेल की भूमिका और योगदान हेतु यह दिन हर वर्ष विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अगर हम इस सत्र की शुरुआत करें, और कहना चाहूंगी मैं कि नियमित खेलना सेहत संवारे, जीवन का हर रंग निखारे। नियमित खेलना सेहत संवारे, जीवन का हर रंग निखारे। जो नहीं करते नित्य व्यायाम, वो बनते हैं आलस और बीमारी का मेहमान। खेल को यूं हल्के में ना लो, खेल को यूं हल्के में ना लो, सही तरीके और प्रशिक्षण से, मेहनत और लगन से हर बुलंदियों को छू लो। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, जान है तो जहान है, खेल के बिना हर मंजिल नाकाम है। बिल्कुल सही कहा आपने भावना। जान है तो जहान है और खेल के बिना हर मंजिल नाकाम है। तो मंजिल को पाने के लिए खेलना है बहुत जरूरी। और बच्चे हो या बूढ़े, बच्चे हो या बूढ़े, सबको पसंद है खेलकूद, क्योंकि खेलने से ठीक हो जाता है हमारा मूड। ताकत के साथ साथ बढ़ाता है दिमाग, ताकत के साथ साथ बढ़ाता है दिमाग, पूरे शरीर में लग जाती है तंदुरुस्ती की आग। खेलने से होता है बीमारियों का नाश, खेलने से होता है बीमारियों का नाश। खेल भी एक आहार है जो है हम सबके लिए खास। मेहनत और विश्वास से हम भी होंगे बड़े, पदक जीतकर देश के लिए सबसे आगे होंगे खड़े। लेकिन समय अब भी नहीं निकला, आलस के चलते हमने बहुत कुछ खोया है, अब पाना है। समय अब भी नहीं निकला, उठ जाग, कुछ और नहीं कर सकता तो कम से कम भाग। और कोई ऐसा है जिसने भागकर देश का नाम रोशन किया। भारत की एक ऐसी बेटी जिसने भारत को एक मान दिया, सम्मान दिया, भारत के नाम को बढ़ाया, और आज भी वो कर रही हैं। आज भी वो भागती हैं, आज भी वो दौड़ती हैं। उम्र के इस पड़ाव की बात नहीं करूंगी, क्योंकि आज भी वो 20 के पार नहीं दिखती हैं। क्यों? क्योंकि आज भी वो फिट है, आज भी वो हिट है, आज भी वो उसी तरीके से भागती हैं और लोगों को ये संदेश देती हैं कि भागना, फिट रहना हमारे लिए कितना जरूरी है। आज भी वो युवाओं को कहती हैं कि एक बार मैदान में तो आओ, मंजिल को खुद ब खुद पालोगे। हमारे साथ आज है डॉक्टर सुनीता गोदारा, एशियन मैराथन चैंपियन। वो तब भी चैंपियन थी, वो आज भी चैंपियन है। आज वो न केवल लोगों को ये बताती हैं कि आपके लिए सेहतमंद रहना कितना जरूरी है, आपके लिए स्पोर्ट्स और फिटनेस को अपनी जिंदगी में लाना कितना जरूरी है, बल्कि वो एक अच्छी डाइटिशियन की तरह, एक अच्छी हेल्थ एक्सपर्ट की तरह आपको हेल्थ और फिटनेस की टिप्स भी देती हैं। आज हमारे साथ इस खास दिन को मनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैम, आपसे अच्छा कौन होगा सबसे पहले ये जानने के लिए कि कैसे हम अपनी जिंदगी में फिटनेस को अपनाते हुए अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और कितना जरूरी है हमारी जिंदगी में फिट होना, स्पोर्ट्स का होना। ऑल ओवर टू यू। जरूरी है। तुम लोग ने इतनी सारी बातें कर दी, तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगी। मैंने 24 साल की उम्र में मैराथन शुरू की थी, 42 किलोमीटर की रेस। और उस जमाने से, मतलब 1984 से और अभी तक में इतना बदलाव आ गया है। पहले होता था कि जो कॉम्पिटिटिव रनर्स हैं वही रनिंग करते थे, जो टॉप लेवल के रनर्स होते थे वो ही मैराथन में जाते थे। और आज ये सीन है कि हाउसवाइफ्स क्या, एल्डरली लेडीज क्या, जेंट्स क्या, एवरीवन, मतलब 18 इयर्स हुआ नहीं कि सोचते हैं कि भाई मैराथन करनी है। मैराथन इज मदर ऑफ स्पोर्ट्स। सो इस वक्त अगर मैं गलत नहीं कहूं तो एक एक रेस में 40,000 रनर्स जब दौड़ते हैं, तो उसमें से ये समझ लो 25,000 आर रनिंग मैराथन, 21 किलोमीटर्स एंड 42 किलोमीटर्स, हाफ मैराथन एंड फुल मैराथन। तो सब तो चैंपियन नहीं है। और मैराथन में हम ये कहते हैं एवरी फिनिशर इज अ विनर।
So we all are, those who are going for sports are champions. और सबके मन में एक चैंपियन होता है और हर कोई अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहता है. मेरे ही क्लब में अगर 14-year-old बॉय है तो 52 years old elderly पर्सन भी है. सबका जब वर्कआउट होता है दे फील सो गुड अबाउट इट. जो एल्डरली है उसको यंग फीलिंग आती है और जो यंगेस्ट है उसको लगता है कि मुझे तो सबसे आगे होना चाहिए क्योंकि मैं तो सबसे यंग हूं. तो इस तरह का जो ये फिटनेस लेवल है वो एक दूसरे को देख के भी बहुत अच्छा होता है. अब जो स्पोर्ट्स हो गया है वो फैमिली अफेयर हो गया है. जब से खेलो इंडिया शुरू हुआ है, जब से योगा इंटरनेशनल डे शुरू हुआ है, तब से फिटनेस की एक बूम आ चुकी है इंडिया में भी. हम उस जमाने में और अभी के जमाने में अगर अंतर करें तो मैं 200 कंट्रीज में जब जाती थी तो हमारा इंडिया लगता था कि यहां पर सिर्फ 2-3 मैराथन्स होती हैं और आज के दिन मोर देन 1000 मैराथन्स हो रही हैं इंडिया में भी. तब लंदन में हुआ करती थी, ऑस्ट्रेलिया में हुआ करती थी. आई हैव बीन to 26 countries for international marathons, having done 200 international marathons and having record of winning maximum number of international medals by any Indian. ये सब करने के साथ साथ मैंने जो फिटनेस का शुरू किया था तो फिटनेस के लिए मैंने सबसे पहले अपना एक ग्रुप बनाया. 1988 में जब क्लब का कोई सिस्टम नहीं था उस वक्त मैंने मैराथन क्लब शुरू किया था और उसमें फिटनेस वाले भी थे, ऐसे भी थे जो चैंपियन नहीं थे वो भी दौड़ते थे. उसके बाद मैंने 2006 तक तो कॉम्पिटिटिव रनिंग की और अब मैं एलीट मैराथन क्लब भी चलाती हूं. इंडिया के जितने टॉप मैराथन रनर्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करती हूं और साथ ही एक चैंपियंस मैराथन क्लब है जिसमें हर एज ग्रुप के जिसको फिटनेस करनी है, जिसको कभी भी रनिंग नहीं की और रनिंग में आना है. क्योंकि आजकल क्या होता है, रनिंग ऐसी चीज हो गई है कि एवरी रनर हैज अ ड्रीम टू फिनिश अ मैराथन. तो हर किसी को, क्योंकि यहाँ पे बहुत मैराथन्स हो रही हैं, बहुत एक्सपोजर मिल रहा है, तो अब ये है कि देखो फिटनेस एंडोर्फिन्स रिलीज किसको नहीं पसंद. और एंडोर्फिन्स रिलीज तभी होते हैं जब आप 45 मिनट्स के लिए रिग्रेस एक्सरसाइज करते हो, जब आपके शरीर से पसीना निकलता है. तब कहते हैं ना कि जो जिनका पसीना निकलता है वो इतिहास बनाते हैं. तो इसी तरह से जब एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं तो हैप्पी फीलिंग आती है और उस हैप्पी फीलिंग के लिए इतनी सारी लोगों ने अब शुरू कर दिया है फिटनेस के लिए स्पोर्ट्स करना. और मैं जो अपना लोकल क्लब चलाती हूं वो फिटनेस के लिए, रनिंग फिटनेस के लिए, मैराथन फिटनेस इसी तरह से चलाती हूं. तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जब एक बार आप स्पोर्ट्स में आ जाते हैं, स्पेशली रनिंग, योगा, साइकिलिंग, जितनी भी एरोबिक एक्टिविटीज हैं उसमें जब आप आते हैं और साथ साथ योगा भी करते हैं जो कि मेंटल लेवल के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आपकी हेल्थ बखूबी अपने आप ठीक हो जाती है. आपको ना तो डॉक्टर की जरूरत पड़ती है और जहां तक जैसा कि आप दोनों कह रही थी, यंग फीलिंग तो इतनी ज्यादा आती है कि एट द एज ऑफ आई एम 62 रनिंग बट आई फील लाइक 35 years. तो और ये जो हैप्पी फीलिंग है ना, ये जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, ये इसी वजह से आते हैं कि जब डेली में 6 to 8 AM in the morning for last 40 years you can see me in Lodi Garden or Nehru Park or anywhere in Delhi we are doing our exercise regime. So ये जो 2 घंटे का, and one has to be very selfish. अगर आप फिटनेस करना चाहते हैं you have to be very selfish for your own body. You have to love your body. And secondly, चैंपियन बनना है. देखो पहले तो सब फिटनेस के लिए शुरू करते हैं, हेल्थ के लिए शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे उनका चैंपियन जाग जाता है, फिर वो सोचते हैं कि थोड़ा सा टाइम इंप्रूव कर लें, फिर वो सोचते हैं कि चलो ओपन कैटेगरी में पोडियम पे आ जाएं, फिर वो सोचते हैं कि थोड़ा सा नेशनल लेवल पे आ जाएं. तो ये सब करने के लिए 4 Ds का हमेशा ध्यान रखना है खिलाड़ियों को. डिवोशन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है. चाहे आप फिटनेस कर रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव रनिंग कर रहे हो. और 3 Cs का हमेशा ध्यान रखना. कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है. कंपेयर किसी और से नहीं करना है, सिर्फ अपने आप से करना है. कॉम्पिटिटिव होना है और चैलेंजिंग होना है. ऑलवेज बी अ चैलेंजर. तो आपकी फिटनेस लेवल अपने आप बेटर हो जाता है. एनीथिंग एल्स? थैंक यू सो मच मैम. आपने बिल्कुल सही कहा कि जो फिटनेस लेवल है वो बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत जरूरी है कि हम अपनी फिटनेस पे ध्यान दें. फिटनेस की बात तो हम करते रहेंगे.
फिटनेस की बात तो हम करते रहेंगे और बात आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बीएसपी से सांसद हैं जौनपुर से हमारे बीच में श्याम यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे बीच आप आए। और बहुत स्वागत है क्योंकि आज हम खेल को इस तरीके से मना रहे हैं कि खेल मैत्री और शांति का संदेश देता है, विकास के लिए खेल की बहुत भूमिका रहती है। आप हमारे बीच में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ वर्चुअल मोड पे भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, लेकिन अब मैं जिनके लिए कुछ कहना चाहूंगी वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो आज भी मैं उन्हें खिलाड़ी कहूंगी, चाहे वो मंत्री हो, लेकिन खिलाड़ी उनके अंदर आज भी जिंदा है। आज भी वो लोगों को खेल के लिए मोटिवेट करते हैं, वो खेल के लिए अपने जीवन को पूरी तरीके से डिवोट कर चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं संदीप सिंह जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स, और उसके साथ हमारे साथ यहाँ पर भी विपिन चौधरी मौजूद हैं जो कि माउंटेनियर हैं, और वो हमेशा से ये कहते हैं कि उन्हें ऊंचाई से प्रीत है और डर के आगे जीत है। ये अक्सर मैं जब भी वो मुझे मिलते हैं तो मैं उनके लिए ये पंक्ति जरूर कहती हूँ। लेकिन कहते हैं कि एक जमाना था जब कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि अब जमाना बदल गया है। अब तो खेल मंत्री जी भी कहते हैं खेलोगे कूदोगे तो होगे लाजवाब। तो क्यों ना लाजवाब की कैटेगरी को अपनी जिंदगी में अपनाएं और जो डर है उसे छोड़कर अब अपने लक्ष्य की ओर जाएं, जीत की ओर कदम बढ़ाएं। और इसी के साथ हम अपने अगले मेहमान से कुछ बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे। लेकिन इसी बीच हमारे साथ संदीप सिंह जी भी वर्चुअल मोड से जुड़ गए हैं। हरियाणा के ये खेल मंत्री हैं, और साथ ही मैं कहना चाहूंगी बेशक ये आज हरियाणा के खेल मंत्री हैं, लेकिन ये आज भी एक ड्रैग फ्लिकर और पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट के लिए जाने जाते हैं। हॉकी का दूसरा नाम संदीप सिंह जी। हमने इनकी कहानी फिल्म सूरमा के माध्यम से देखी। हमने जाना कि कैसे एक हॉकी का खिलाड़ी अपनी पूरी जिंदगी भर संघर्ष करता है। एक पेनल्टी कॉर्नर के लिए, एक गोल के लिए वो अपनी जान लगा देता है। पूरे मैदान में वो सबको दिखाता है कि हाँ, उसे देश का नाम रोशन करना है, सबके साथ मिलकर चलना है, गोल तो करने हैं, लेकिन हर गोल पे सिर्फ एक चीज सुनाई दे, इंडिया इंडिया। और ये वो हमेशा सुनते थे क्योंकि उन्होंने मैदान में ये कर दिखाया। वो जब तालियों की गड़गड़ाहट सुनती है और हर कोई कहता है हाँ ये भारत का खिलाड़ी है, अरे संदीप सिंह मैदान में है, तो फक्र से सीना चौड़ा हो जाता है कि हाँ आज संदीप सिंह देश के नाम जो परफॉर्मेंस देने वाला है। उसके बाद सब लोग ऑडिटोरियम में खड़े होकर सिर्फ एक बात कहेंगे, भारत माता की जय। और इसी जज्बे के साथ वो आज तक खेले और आज हमारे साथ मौजूद हैं। स्पोर्ट्स मंत्री की हैसियत से भी वो आज अपनी बात रखेंगे, लेकिन एक खिलाड़ी हमेशा दिल में जिंदा रहेगा, तभी वो खिलाड़ियों की बात करेगा। तो बहुत बहुत स्वागत है जी ਤੁਹਾਡਾ। और आपसे यही कहना चाहेंगे कि आज खेल में किस तरीके से लोग आगे आ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा तो खेलों के लिए सबसे दूसरा नाम बन चुका है। दूसरा ऐसा राज्य, एक ऐसा राज्य है जो सिर्फ खेलों के लिए जाना जाता है, जहां पे सबसे ज्यादा खिलाड़ी आते हैं और वहां पर उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहन भी मिलता है। तो आज वहां पर हेल्थ प्रमोशन के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, बीमारियों से वो लोग बचे रहें, क्योंकि कोविड महामारी का दौर भी है। ऐसे में खिलाड़ियों का ध्यान भी रखना है, खिलाड़ियों को उनके लक्ष्य की ओर केंद्रित भी करना है, उनको वो फ्रीडम भी देनी है और उनको फैसिलिटेशन भी देनी है। तो सर ऐसे में आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। और ऐसे में आप क्या कर रहे हैं खिलाड़ियों के लिए, क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या आप कहना चाहेंगे आज के इस दिवस पर? ऑल ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले सभी को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे का बधाई है। और मैं आज स्पोर्ट्स मिनिस्टर के नाते से नहीं जुड़ रहा हूं, मैं आज स्पोर्ट्स पर्सन के नाते से जुड़ रहा हूं आप लोगों के साथ। और सबसे पहले तो कोई भी स्पोर्ट्स हो, चाहे वो टीम इवेंट हो, चाहे वो इंडिविजुअल इवेंट हो, स्पोर्ट्समैन के अंदर से स्पोर्ट्समैनशिप जाती नहीं है। स्पोर्ट्समैनशिप यही होती है कि खुद भी परफॉर्म करना और आपके साथी जो हैं, जो सहयोगी हैं, उनको भी परफॉर्म कराना। हम फिटनेस की बात पर आते हैं, क्योंकि फिटनेस जो है आज की डेट में, पुराने टाइम में कहावत सुनते थे कि जो सारी उम्र सारी जिंदगी जो
टेक्निकल ग्लिच है थोड़ा सा, लेकिन हम संदीप जी के पास आएंगे। फिलहाल मैं विपिन चौधरी जी के पास आऊंगी क्योंकि वो बिजनौर के लाल हैं और उन्होंने 13 सदस्यीय पर्वतारोही दल के साथ माउंट एवरेस्ट पे राष्ट्रीय ध्वज लहराया है और भारत को गौरव दिलाया है। विपिन जी, क्योंकि आपने सबसे बड़ी चोटी पर जाकर जो फतेह हासिल करी है, उसके लिए भारत का को सम्मान तो आपने दिलाया ही है, लेकिन क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं फिटनेस की, हेल्थ प्रमोशन की, डिजीज प्रिवेंशन की, जिस समय आप इस दौर से गुजर रहे थे, जब आपको जाना था, तब आपने अपनी हेल्थ का किस तरीके से ध्यान रखा? आप कोचिंग कैसे हुई, कितना समय लगा और बीमारियां आपको ना घेरे, उसके लिए आपकी जो एक स्पोर्ट्स पर्सन की तैयारी होती है, उसको कितनी तैयारी रखनी पड़ती है अपने आप को मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से फिट रखने के लिए? थैंक यू सो मच। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर उपस्थित सभी लोग जो इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, उनके साथ मुझे अपने विचार साझा करने का मौका मिल रहा है, इसलिए मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा। एक माउंटेनिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसके अंदर कंपटीशन नहीं है, हमें केवल पीक तक पहुंचना होता है, ये हमारा एम होता है। तो हमारा जो कंपटीशन होता है वो खुद से होता है, किसी दूसरे से कंपटीशन नहीं होता है। तो हमारी जो तैयारी भी करनी है वो हमें अपने लेवल से करनी होती है, क्योंकि हमें खुद को देखना है कि हमें क्या जरूरत है और कितना स्टेमिना, ये सब चीज हमें गेन करनी है। तो उसी के लिए जैसा कि पूछा तैयारी कैसे की, तो माउंटेन के लिए तैयारी भी माउंटेन्स में मिलनी होती है, लेकिन हम रहने वाले प्लेन के थे, माउंटेन का इतना ज्यादा नॉलेज थी नहीं। तो पूछते थे काफी लोगों से जिन्होंने पहले किया है, उनसे पूछते थे कि इसमें कैसे कर सकते हैं हम। तो उन्होंने हमें बताया कि कुछ नहीं, अगर आप घर से भी करना चाहो प्लेन पे तो कैसे कर सकते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे लिए टिपिकल टास्क यही था कि प्लेन्स में रहते हुए माउंटेन की तैयारी कैसे करेंगे। तो हम लोग एक रक्सैक कैरी करते थे, क्योंकि 20 kg वेट इतना अराउंड हमें कैरी करना होता था। तो हमने एक बैग लिया, उसके अंदर वीट्स वगैरह भरते थे, गेहूं वगैरह भरा हमने ताकि वो चुभे ना, और उसे बैग कैरी करके हम स्टेयर्स चढ़ते थे, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लगातार सीढ़ियां चढ़ना उतरना, सीढ़ियां चढ़ना उतरना, ताकि हमें वेट लेके ऊपर नीचे चढ़ने उतरने की तैयारी हो जाए। और कई बार ऐसा भी होता था कि रात में घूमने निकल जाते थे, बैग लिया कि तैयारी करनी है, कैसे करें, रात में लिया, कई बार पुलिस वालों ने भी रोक लिया, भाई बैग में क्या भर के लेके जा रहे हो। तो तैयारी थी, करनी थी हमें, तो उस चीज के लिए जो भी हमें मिला हमने उस चीज से तैयारी की। और काफी एक्सपीरियंस लोग मिलते थे, माउंटेन्स पे जाते थे हम, माउंटेन्स पे जाना ही सबसे बेस्ट तैयारी थी उस चीज के लिए। तो उन सब चीजों की तैयारी की हमने। और माउंटेन्स के अंदर सबसे ज्यादा यह है कि आपको अपना फिजिकल और मेंटल दोनों चीज बहुत ज्यादा एक्सट्रीम उसमें होनी चाहिए। फिजिकल हम तैयारी कर सकते थे, लेकिन मेंटली प्रिपेयर होने के लिए हमें एक अलग से प्रिपरेशन थी उसकी, क्योंकि 2 महीने ऐसी जगह रहना जहां हमारे पास ना नेटवर्क होंगे, ना हम किसी के कांटेक्ट में होंगे। तो ये नहीं पता हमारे घर में क्या हो रहा है, घर वालों को नहीं पता कि हमारे साथ क्या है, तो उन्हें भी प्रिपेयर करना कि हम बिल्कुल प्रिपेयर हैं, ठीक ठाक आएंगे, वो हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क था। सो मेंटली बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की। कई बार माउंटेन्स पे रहते थे 15-15, 20 दिन, बुक्स लेके जाते थे, उन्हें पढ़ते थे खाली टाइम में। दोस्त होते थे जो हमारी टीम होती थी, उनके साथ इंडोर गेम्स खेलते थे, चेस वगैरह। सो मेंटली खुद को प्रिपेयर, बहुत ज्यादा मेंटली प्रिपेयर करना पड़ा। सो कोई भी स्पोर्ट्स हो, उसके अंदर आपको फिजिकल और मेंटली दोनों तरीके से प्रिपेयर होना पड़ता है, और वही प्रिपरेशन सारी ऐसे करनी पड़ी। और कोई भी स्पोर्ट्स हो हम करते हैं, उसके अंदर रनिंग हो चाहे साइकिलिंग हो, आप जितना ज्यादा करेंगे उतना है। और माउंटेनिंग के अंदर तो एक कहावत कहते हैं कि हम इसलिए पहाड़ चढ़ना बंद नहीं करते क्योंकि जल्दी से बुढ़े ना हो जाएं, और बुढ़े हम इसलिए नहीं होते क्योंकि हम पहाड़ चढ़े जा रहे हैं। तो ऐसी एक कहावत है। सो फिटनेस अगर है तो वो स्पोर्ट्स के माध्यम से सबसे आसानी से आ सकती है, क्योंकि उसमें हम एंजॉय भी करते हैं और मेंटली फिटनेस भी उसके माध्यम से बड़ी आसानी से आ जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि माउंटेनियरिंग में जब आप आगे बढ़ते जाते हो तो आप कभी बूढ़े नहीं होते। वो इसलिए कि आप जितनी ऊंचाई की तरफ जा रहे हो, आपके अंदर वो फिटनेस आ रही है, उससे आप और यूथ की तरफ जा रहे हो, आप यंग होते जा रहे हो। सिर्फ एक एवरेस्ट की बात नहीं, 5 कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट पीक्स, ये सबमिट आसान नहीं होता। एक सपना लेके हर माउंटेनियर चलता है कि वो 5 कॉन्टिनेंट्स की 7 समिट्स जरूर करेगा। वो सपना बहुत बड़ा सपना होता है,
ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, खतरे बहुत होते हैं, कहीं पर भी लैंडस्लाइड्स आ जाती हैं, कहीं पर भी आपको नहीं पता कि कहाँ खाई है, कहाँ पैर जा रहा है, लेकिन ऊंचाई पर चढ़ते जाना है। कभी तूफान भी आ जाते हैं और कभी जिंदगी आपको हाथ पे लेकर चलनी होती है, कभी ऑक्सीजन की कमी होती है और कभी लगता है कि हाँ पैर डगमगा रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जब हम नॉर्मल लाइफ आसानी से नहीं जी सकते, तो इतने डिफिकल्ट लाइफ में कूल रहना, इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में उसे हैंडल करना, ऑक्सीजन ना होने पर भी सर्वाइवल बहुत जरूरी है, इसे फॉलो करना और सरवाइव करना। ऐसे में सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि ऐसे में कोई विपिन क्या करे जब ऑक्सीजन नहीं है। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हुई होंगी कि ऑक्सीजन खत्म हो गई, आप बहुत ऊंचाई पर हो, वो पल आप मिस नहीं कर सकते जब आपको तिरंगा लहराना है। ऐसे में मेंटल पीस को कैसे रखा, कैसे मैनेज किया और खुद को सरवाइव कैसे करवाया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बार आती हैं कि हमारे सामने ऐसी कंडीशन है कि हमारे सामने ये रहता है कि या तो हमें आगे बढ़ना है या फिर कंडीशन ऐसी है कि हमें वापस जाना है। तो उस टाइम में हमें मालूम है इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके आते हैं और बार बार एक चैलेंज को लेना, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि नहीं यार आए हैं तो सबमिट करके ही वापस जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज थे हमारे वो कम हो जाते हैं, या कोई टीम मेंबर को इंजरी हो गई है तो वापस जाना है। तो कई बार ऐसी कंडीशन आती है, लेकिन उसमें एक माउंटेनियर के सामने यही है कि अपने आप को कूल रखे और जो बेस्ट डिसीजन हो टीम के लिए पूरी वो लेता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे हम हैं और हमारी ऑक्सीजन कम हो रही है, तो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं क्योंकि टीम स्पिरिट रहती है, और कहीं ना कहीं खुद को पुश भी करते हैं क्योंकि हमारे अंदर ये रहता है जहां हमें लगता है कि ऑक्सीजन कमी नहीं है और थकान हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को पुश करते रहते हैं, एक स्टेप, एक के बाद दूसरा स्टेप। कई बार स्टेप काउंट करते हुए जाते हैं, 100 स्टेप हो गए, फिर दोबारा काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 100 हो गए, आगे वाले के पैर के पीछे पैर डालते रहो, चलते रहो, नीचे देख के चलते रहो। तो कहीं ना कहीं, और जब हम ऊपर पहुंचते हैं और जैसे ही हम वो तिरंगा निकाल के वहां पे लगाते हैं, तो हमारी जितनी थकान होती है वो सब दूर हो जाती है। उस समय ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल फ्रेश हैं और बिल्कुल जैसे अभी हमने चढ़ाई चढ़नी शुरू की है। तो वो जो एक जज्बा रहता है कि नहीं यार हमें तिरंगा वहां लगाना है, जो हम लक्ष्य लेके चले हैं, वो फीलिंग अलग रहती है और वो एक हमारे अंदर एक चार्ज अप का काम करती है। सो उस फीलिंग को लेके कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक अलग सा जज्बा जागता है और हम एक एक कदम करके बढ़ाते रहते हैं और उस मंजिल तक अपनी पहुंचते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि जज्बा होना चाहिए, यानी कि जज्बा है, हौसला है, जज्बा है, हौसला है, भरनी है मुझे अब उड़ान, बनानी है अब मुझे अपनी एक पहचान। और ये पहचान आपने विपिन बनाई भी। और विपिन, नो डाउट आपने ये बात बोली कि माउंटेनरिंग एक ऐसी चीज है जहां पर आपका किसी से कंपटीशन नहीं होता, लेकिन मेरे को लगता है माउंटेनरिंग सबसे डिफिकल्ट चीज है जहां पर आपका किसी से नहीं, खुद से कंपटीशन होता है। जहां हम कदम बाहर निकालते हैं तो अंदर से आवाज आती है, क्या कर रहा है, रुक जा, मत जा, आगे खतरा है, आगे खाई है, आगे बहुत ज्यादा डरने वाली एक चीज है जो कि सबसे बड़ी पहाड़ की चोटी है, ऊपर पहुंच के कहीं गिर गया तो उस डर के ऊपर, अपने मन के ऊपर जीत पाना, ये सबसे बड़ी चीज है। तो कहीं ना कहीं आप खुद से कंपटीशन कर रहे होते हो, ये बहुत अच्छी चीज है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विपिन, आपने अपनी बात यहाँ रखी। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं इस सेशन में हेल्थ प्रमोशन और डिजीज प्रिवेंशन की, दीक्षा मैं आपसे बताना चाहूंगी कि जब खेल एक ऐसा क्षेत्र है जहां एज का कोई बैरियर नहीं है, आप बचपन से खेल शुरू कर सकते हैं, बुढ़ापे तक खेल खेल सकते हैं, और खेल से आप फिजिकल फिटनेस तो लेते ही हैं, मेंटल फिटनेस है, बौद्धिक है, सामाजिक है, हर तरीके की फिटनेस आपको मिलती है। अगर WHO की भी बात करें जाए दीक्षा, तो WHO भी ये कहता है कि 150 से 300 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी एक एडल्ट के लिए बहुत जरूरी है। और क्योंकि मैं अपने पैनलिस्ट से भी कहना चाहूंगी कि आज के दौर में हम फिटनेस के लिए जिम जा रहे हैं या फिर दूसरे तरीके के सेशंस को अपना रहे हैं, खेल के प्रति रुझान हालांकि बढ़ रहा है, लेकिन खेल को फिजिकल फिटनेस के तौर पर लेना थोड़ा बैरियर के तौर पे देखा जा रहा है। लेकिन खेल एक ऐसी चीज है जो लो कॉस्ट है, कभी भी शुरू की जा सकती है, फिजिकल फिटनेस तो होती है। अगर कुछ फायदे गिनवाना चाहूं इस फिजिकल एक्टिविटी के, तो बहुत ही क्रॉनिक डिजीजेस आप इससे
उबर सकते हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस है, ओबेसिटी है, स्मोकिंग है, ऐसी कई तरीके की बीमारियां हैं। अगर आप खेल को अपनाएंगे तो आप अपनी सेहत को मजबूत कर सकते हैं। बहुत सारी क्लिनिकल स्टडीज ने ये बताया है कि मेटाबॉलिज्म तो अच्छा करता ही है खेल, डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों से भी आपको निजात दिलाता है। अगर आप फिजिकल फिटनेस को मेंटेन रखेंगे तो आप जिस तरीके से हमको आज डॉक्टर सुनीता दिख रही हैं, एज आपको दिखेगी नहीं, आज भी आप 20 साल के नजर आएंगे। बोन से रिलेटेड कोई जो बीमारियां, रूमेटाइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऐसी बीमारियां कभी आपको छू नहीं पाएंगी अगर आप खेल में निरंतर प्रयासरत रहेंगे, किसी भी खेल को अपनाकर अपने जीवन में रखेंगे। साइकोलॉजिकली तो बहुत हेल्प करता ही है, क्योंकि आप फिजिकली फिट रहते हैं तो आपका मानसिक तौर पर भी आप तंदुरुस्त रहते हैं, तो आपके मूड को हमेशा एनर्जेटिक बनाए रखता है, आपको हमेशा फील रहती है कि आप फिट हैं। खेल खेलेंगे तो हमेशा आपको फिटनेस लगेगी। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ये कहता है कि पीपल हु आर फिजिकली एक्टिव फॉर अबाउट 150 मिनट्स अ वीक हैव अ 33% लोअर रिस्क ऑफ ऑल कॉज मोर्टेलिटी देन दोज हु आर फिजिकली इनएक्टिव। सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ सुनील छेत्री जी जुड़ चुके हैं, जो कि फुटबॉल प्लेयर हैं। सुनील छेत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनील छेत्री जी के साथ साथ हमारे साथ है शरद कमल अचंता, जो कि इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर हैं। बिल्कुल, और इनके बारे में कहना चाहूंगी, अचंता शरद कमल is a professional table tennis player from Tamil Nadu, India. He is the first Indian table tennis player ever to become 9 times senior national champion, hence breaking the record of 8 times national champion Kamlesh Mehta. Recently, he received the 4th highest civilian award, Padma Shri, and he has broken several awards. बहुत बार ये देश के नाम गोल्ड मेडल लाए हैं, और जब जब भी ये गोल्ड लाए हैं तो तब इनके लिए और देश की इनसे उम्मीदें बढ़ती गई हैं, क्योंकि जब ये कोर्ट पे पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि अब की बार तो देश गोल्ड जीत ही जाएगा, क्योंकि वो इतने अच्छे खिलाड़ी हैं। ही इज सच अ प्लेयर दैट व्हेनेवर ही रीचेस द ग्राउंड, इट्स ओनली वन थिंग which is ever thought of him, that is gold medal. Whenever he reaches the ground, India will always receive a gold medal. That we believe in him, and that is the belief from him, from the whole country. Welcome to you, Achanta Sharad Kamal. And today we are discussing on sports, health, promotion and disease prevention. As we have all seen that year 2020 started with the COVID pandemic, and we all were forced to live inside our houses, and we were forced not to go out. And if we talk about the sports persons who have been always given 70% of their life in the ground, they were forced to live inside their houses, and still they were fit, still they were practicing, still they were healthy, still they were disease free, because they were working on themselves. They were fit, they were fine, because they were continuously practicing. They were working on their fitness, and they were working on their health, disease prevention issues also. So I would like to speak on this topic, that how, if we are not allowed to go out, how can we stay disease free, how can we stay healthy, and how we can stay fit, besides being inside our houses even. Thank you very much for the introduction. I think there's a lot more pressure on me. Every time I get in, I should get a gold medal now. But this time I would expect that besides talking about just table tennis, which is an indoor sport, we are also going to talk about an outdoor sports where people have to go out for the fitness and for playing itself. So I would like you to speak on both the aspects of life. Yes. Very true. जैसे आप बता रहे थे कि during the COVID period, everything came to a standstill. We are all preparing for the Olympic Games. The Olympic qualifiers for us was in 2 weeks just before the lockdown was announced. 2 weeks after the lockdown was announced last year, and the preparation came to a standstill. We didn't know how long will we be able to, be in the lockdown. Mentally, also it was eating us up, because we didn't know what was the plan ahead. But the only thing what we tried to keep doing ourselves was the fitness at home, because I couldn't go to a club to practice. I had a table on my mother's terrace. I was not allowed to go to my mother's terrace also in the beginning because of the lockdown. So all we were doing was trying to stay fit at home.
But even that, many people kept asking me, okay, how did you do it over 3-4 months? The only thing as sports, what it teaches you is helps you build a routine. मतलब हर रोज आप सुबह 6 बजे उठना है तो 6 बजे उठ जाते हो. Maybe a couple of days you like to stay in bed longer, but generally the general tendency is you have a biological clock. The body works according to that clock. So sport teaches you to have good time management because your body works on those measures. So if I don't do my physical fitness in the morning, I feel very wasted through the whole day. My mental shape, my mental fitness also goes for a toss because I haven't done anything for my body. So it works both ways. The moment I'm able to work, even a simple walk for 30 minutes around my apartment or just climbing. We have four floors on my apartment. So I've done like 100 times up and down. Maybe that was my fitness at that point of time. I couldn't do anything else. Just to keep in touch, to keep myself fit. And because when I keep myself physically fit, mentally also I feel much more relieved. My stress levels are better. I have a better mood at home with my family. My general metabolism is better, by which I'm able to have a better diet. The moment I don't do good fitness, then I don't feel like eating. Then you tend to eat the wrong things. A lot of things goes wrong. So wahan pe physical fitness plays a very, very important role. And that is how also now everybody is talking about high immunity, try to keep up, especially COVID, Corona situation mein, we need to have higher immunity. How do we get higher immunity? It is not just overnight. मतलब मैं आज कुछ lemon juice पी लिया तो कल मेरा immunity बढ़ने जाती है. It is a process. It is a process of being fit, having an active lifestyle and eating right, where your immunity grows better, which helps you to fight diseases in a very easy way. Your body is easily able to take that fight against viruses or bacteria or any other things. So I think that way, when people say build your immunity, मतलब ये immunity boost करती है, eating this will help you do it. I think it's a process. You do it over a period of time so that your body grows the ability to fight those diseases. So that way, sports, has, even though, as you said, table tennis is an indoor sport, but we do a lot of stuff outdoor. क्योंकि हमें भागना पड़ता है. We go to the gym. My gym is pretty much outdoor. It's little outdoor में है. So because we need also sunlight. Because बहुत बार हम हॉल के अंदर रहते हैं तो we go low on vitamin deficiency, vitamin D का deficiency हो जाते हैं, and you are not exposed to the sun. So sunlight also gives you a lot of benefits. So coming out, breathing in the fresh air, going out for a walk is also a simple way of being fit, where you're able to constantly, if you're able to walk for 20-25 minutes at a simple pace, what you set for yourself, and have a heart rate of around 100, between 100 to 130, it's one very easy workout where you can still listen to music या किसी family member के साथ बात करके भी, you can just continue to walk, and that is the investment we are able to do for ourselves. So that is a simple thing which we are able to do for ourselves to be fit and fine. So I think this is something India has been growing in these years. I think Fit India movement has inculcated कि fitness क्या होती है, diet क्या होती है, rest कैसे करना पड़ता है. Rest is also part of our routine. Because if I don't rest well, मतलब रात को if I'm sleeping late, my next morning session is going to go for a waste because I'm not able to focus myself, my body is not able to react the way it has to react. So rest is also part of training. So with these three things, active lifestyle, a good diet, and healthy sleeping habits, I think we'll have very good immunity to fight any kind of diseases in this world, and at the same time our mental health also stays in a better form.
Thank you so much. As you said that you've been working hard during these days and you've been working hard for fitness also. And since we can see your life, which is very pure, and you have been living a lazy free life, very active life and a very simple life, and you've been working hard to bring gold to the country. So I've written something for you, which I would like to say just for you. That is, away with lazy living, keeps the body pure, resort to noble conduct, practice self-control. Be honest and be patient in dealing every day. Simple life and simplicity will simplify the way. And keep practicing, keep working hard, because gold is not away. Thank you so much for joining with us and giving your expert comments on all these issues which is related to sports. Thank you so much. Thank you very much. सो मच या हमारे साथ श्याम सिंह यादव जी भी हैं, जो माननीय सांसद हैं, लोकसभा से पहली बार आप चुनकर आए हैं, जौनपुर संसदीय क्षेत्र से, और बीएसपी के आप सांसद हैं। अगर यादव जी के बारे में संसदीय क्षेत्र से परे होके कुछ और मैं बताना चाहूं तो आपको सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा कि यादव जी इज एन एस शूटर। He has participated in a number of shooting competitions at both national and international level. He was the Indian coach of the rifle shooting and has also coached the former Union Minister Rajyavardhan Singh Rathore. He coached the Indian shooting team for the Beijing Olympic Games 2008 and Melbourne Commonwealth Games 2006. Sham Singh Yadav ji is the president of Uttar Pradesh State Rifle Association and the vice president of the Uttar Pradesh Olympic Association. He has also been the treasurer of the National Rifle Association of India. Yadav ji, a very warm welcome to you. सरकार के काफी प्रयास हैं जो हो रहे हैं खेल को प्रोत्साहन करने के लिए, फिर चाहे वो खेलो इंडिया हो, फिट इंडिया हो या ईट राइट इंडिया हो। खेलों को प्रोत्साहन करने के लिए शुरुआत बचपन से ही हो जानी चाहिए। पहले दिन से ही जब बच्चा जन्म लेता है तो वो कूदता है, पैर हिलाता है और इस तरीके से आगे बढ़ता है। तो एक्टिवनेस हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स। जिस तरीके से आपने राइफल एसोसिएशन को रिप्रेजेंट किया है, आपने कोचिंग की है, एक हेल्थ को लेकर कितनी बड़ी तवज्जो देनी चाहिए, कितनी बड़ी प्राथमिकता रहनी चाहिए और बीमारियां ना घेरें, इसके लिए एक कोच की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आज इस खेल दिवस के अवसर पर सभी लोगों को, खिलाड़ियों को, क्या दर्शकों को, क्या आम जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। मैं तो शुरू से ही आपने मुझे बुलाया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं काफ़ी पहले इसको अटेंड करना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई प्रोग्राम, अभी पहले किसी प्रोग्राम में था, फिर थोड़ा 1:30 पर लंच फिक्स है और फिर हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी की रूरल डेवलपमेंट की 3 बजे से बैठक है। तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए ही आपके बीच में भाग ले पाऊंगा। मुझे दुख इस बात का है कि आपने इतना अच्छा एक पैनल डिस्कशन बुलाया। हमारे यहाँ स्पोर्ट्सशिप स्पिरिट की कमी है। इसका कोई पैरामीटर नहीं होता है, कोई बैरोमीटर नहीं होता है। जैसे हम नापते हैं टेम्परेचर इतना 96, 98, 100 है। इसका बैरोमीटर यही है कि कितने लोगों को आपने बुलाया और कितने लोग यहाँ हाजिर हैं। और मैं समझता हूँ कि जन प्रतिनिधियों में भी यहाँ पर कम से कम, हालांकि आप सेशन है, लेकिन फिर भी कम से कम 100 होंगे यहाँ मेंबर पार्लियामेंट दिल्ली के भीतर इस समय 100 तो होंगे ही। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस खेल संबंधित इतने इंपॉर्टेंट पैनल डिस्कशन में कोई आया नहीं। यद्यपि हर खिलाड़ी को अपने ऊपर खिलाड़ी होने का बहुत गर्व है, बहुत फख्र होता है। मुझे कुछ ज्यादा ही फख्र है, इसलिए कि मैं गांव में रहते हुए मैंने कबड्डी भी खेला, मैंने बैडमिंटन भी खेला, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो मैंने एथलेटिक्स में भी पार्टिसिपेट किया, और बाद में आकर के नौकरी के समय मैंने शूटिंग भी ज्वाइन किया। और शूटिंग में एक आत्म प्रशंसा कह लीजिए कुछ होगी कि देयर आर
so many disciplines in shooting. Air pistol, air rifle, 25-meter pistol, 50-meter rifle, then shotgun, clay pigeon, and then after all big bore. So मैं बहुत फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि I am the only shooter in India who is renowned shot in every discipline. Renowned shot तो एक तो जनरल टर्म होता है कि अरे भाई ये बहुत अच्छा ये काम करते हैं, इसमें बड़े रिनाउंड हैं, लेकिन हमारे यहाँ शूटिंग में एक रिनाउंड शॉट आफ्टर अटेनिंग ए सर्टेन मिनिमम स्कोर he is issued a renowned shot certificate so that he can import weapon and cartridge and all that of that event. That is a renowned shot. तो मुझे इस बात का बहुत फख्र है और मैंने उसके बाद गोल्फ भी शुरू किया, जहां मैंने कभी टूर्नामेंट में श्रीनगर में होल इन वन किया और शायद हिमालयन कार रैली भी एक स्पोर्ट्स में ही आती है। 87 में मैंने हिमालयन कार रैली में भी पार्टिसिपेट किया। तो मुझे एक बड़े ऑलराउंडर स्पोर्ट्समैन होने का मतलब मुझे फक्र है। अब यह है कि जो पुरानी कहावत आपने कही, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, वो तो खैर झूठी पड़ चुकी है। बहुत फायदे हैं खेलने के, खिलाड़ी होने के, हेल्थ, बीमारी दूर रखना, ढेर सारी चीजों को आप लोगों ने बता दिया। लेकिन आज के माहौल में, आज के परिप्रेक्ष्य में, पर्सपेक्टिव में, जो खेल का सबसे बड़ा लाभ है, जो सबसे बड़ा फायदा है, वो ये है कि ये लोगों को जोड़ता है। और मैं बहुत एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल उतना डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने करके देखा है कि गांव में ईगो होती है, प्रेजुडिस होती है, लोग एक दूसरे, पार्टियां होती हैं, 2 होती हैं, 3 होती हैं, एक वो अपने को बड़ा समझता है, वो अपने को बड़ा समझता है। लेकिन जहां जहां मैंने उसको खेल से जोड़ दिया कि एक ऐसा खेल इंट्रोड्यूस कर दिया जो ग्रुप खेल है, जैसे इंडिविजुअल नहीं, जैसे वॉलीबॉल है, कबड्डी है, फुटबॉल है, अगर आप गांव में इसको ज्यादा से ज्यादा फैला दें तो देखिए सारा गांव का आदमी एकजुट हो जाता है, सारी पार्टियां खत्म हो जाती हैं, सारी दुश्मनी खत्म हो जाती है और सब लोग खेलते हुए कुछ बड़े अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है जो आज के माहौल का है, समाज का है। तो मैं इन्हीं संदेश के साथ ये कहना चाहता हूं कि सरकार को तो प्रयास करना ही चाहिए, एनजीओ को या जो भी खेल को संवर्धन दे सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, वो गांव के तक में पहुंचना चाहिए खेल को, और करीब करीब हर खेल को पहुंचना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अभी हमारा खेल का पेनिट्रेशन रूरल एरियाज में बहुत कम है। ये हमारी केंद्र सरकार का, हमारे राज्य सरकार का दायित्व है, और केवल उसी से नहीं है, बढ़ेगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ही भरोसे रहेंगे तो नहीं होगा। ये इसको सुनने वाला हर व्यक्ति अपने में जो सक्षम है, जो कुछ खेल के प्रति जागरूक है, जो खर्च कर सकता है, एक छोटी सी भी खेल की शुरुआत कर सकता है, उसको खेल में अपना सहयोग देना चाहिए। और कोई जरूरी नहीं कि वो खर्च ही करे। जो लोग अगर खेल को देखने भी आते हैं वो भी खेल को बढ़ावा देते हैं, जो स्पेक्टेटर होते हैं। तो जब तक खेल को देखेंगे नहीं तब तक खिलाड़ियों का हौसला कैसे बढ़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह भी कोशिश करनी चाहिए कि चाहे किसी भी लेवल का खेल हो, टूर्नामेंट हो, हम लोगों को उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर वहां खिलाड़ियों की दाद, हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनको आगे बढ़ने के लिए उनको जोश दिलाना चाहिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ संक्षेप में अपनी बात को खत्म करते हुए आपसे विदा भी लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके से आपने अपने बारे में इतना कुछ बताया, तो आपके लिए कुछ पंक्तियां लिखी हैं। वो हर निशानेबाजी के प्रारूप में निशाना लगाते हैं, वो हर निशानेबाजी के प्रारूप में निशाना लगाते हैं। हिमालयन कार रैली में ड्राइविंग स्किल्स भी दिखाते हैं। वो शूटिंग की ट्रेनिंग भी करवाते हैं, खिलाड़ी हैं और कोच भी बन जाते हैं। जनसेवा कर विकास की अलख भी जगाते हैं। जी हाँ, वो जौनपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं, जो जौनपुर से आते हैं और खेल के महत्व को
सबको बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जो हैं वो होने के लिए एक सांसद हमेशा अपने संसदीय क्षेत्र में विकास के कार्य करते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में विकास के साथ साथ वो पॉजिटिविटी लेकर आए सब में, जिससे जो पूरा माहौल है वो हमेशा गर्मजोशी से और खुशनुमा रहे। बहुत जरूरी है कि लोग फिटनेस के प्रति जागरूक रहें। बहुत जरूरी है कि लोगों को खेलों का महत्व पता रहे। सिर्फ इतना नहीं कि आपका बच्चा छोटा है और घर के बाहर फ्री टाइम पे खेल रहा है तो वो खेल है, नहीं। खेल किसी उम्र तक आज सीमित नहीं। खेल यानी आज आपका आत्मविश्वास बनाने का सबसे बड़ा जरिया, आपके अंदर पॉजिटिविटी लाने का सबसे बड़ा जरिया, आपके अंदर मेंटल हेल्थ, मेंटल पीस लाने का सबसे बड़ा जरिया खेल है। देख लीजिए, बाहर जाइए और खेल कर एक बार देखिए तो सही जिंदगी कैसे बदल जाएगी। क्योंकि बाहर सब कुछ खुशनुमा है, सब कुछ अच्छा है, क्योंकि खेल है। अंदर तो सिर्फ जेल है। तो देख लीजिए चुनाव किसका करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपनी बात यहाँ रखी। आप सर, हमारा अहोभाग्य कि आपने हमें मौका दिया अपने बारे में इतना कुछ बताने का कि हम आपके लिए इतना कुछ छंदबद्ध कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर सुनीता, यहाँ मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं खेलों की, हेल्थ प्रमोशन की, डिजीज प्रिवेंशन की। जरूरी ये भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, पब्लिक स्पेसेस, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएं जहां खेलों को प्रोत्साहन मिले। क्योंकि आप एक एनजीओ भी चलाती हैं, हेल्थ फिटनेस के लिए आप बहुत काम कर रही हैं। किस तरीके के कदम आज उठाने की जरूरत है? जैसे उन्होंने बोला कि स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है अभी भी, गांव के इलाकों से अभी भी बच्चे उतने आ नहीं रहे, युवा उतने आ नहीं रहे। हालांकि प्रगति हो रही है, खेल में बहुत प्रगति हुई है, हम काफी मेडल लेकर आ रहे हैं, लेकिन जरूरत है वन स्टेप मोर फर्दर आगे बढ़ने की। तो वो जो वन स्टेप मोर फर्दर है, उसमें क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है आज सरकार को ही नहीं, हम जैसे युवाओं को भी? देखो, ये एक पिरामिड होता है, ठीक है, और इस पिरामिड में जो ये ग्रास रूट लेवल है, जब तक यहाँ पर सारी सुविधाएं नहीं पहुंचेंगी तब तक स्पोर्टिंग कल्चर नहीं आएगा। स्पोर्टिंग कल्चर तब आएगा जब इस लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे सारी सुविधाएं पहुंचे, कोचेस पहुंचे। मतलब बड़ी हैरानी होती है कि कोचेस अभी बेरोजगार हैं और गांव में कोचेस नहीं हैं। कोचेस अभी बेरोजगार हैं और एमसीडी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या जो गांव के स्कूल्स हैं वहां पर कोचेस नहीं हैं। तो ये जो दूरी है ना, इसको जब तक पाटेंगे नहीं और जो पढ़ा लिखा कोच है उसको नौकरी मिल जाए और वो तैयार हो गांव-गांव में जाने के लिए। अब भाई जो बेरोजगार है उसको तनख्वाह मिलेगी तो वो तो जरूर गांव में जाएगा ना। तो ये ऐसी कोई स्कीम बनानी चाहिए सरकार को कि जितने बेरोजगार कोचेस हैं वो ग्रास रूट लेवल से शुरू करेंगे, तो दोनों तरफ फायदा हो जाएगा। बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा और जो हम ग्रास रूट लेवल पे चाहते हैं कि काम हो, वो काम होना शुरू हो जाएगा। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तो हम अगर बहुत से जो हाई फाई स्पोर्ट्स हैं जिसमें बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अगर हम उसकी बात ना करके, हमारे इतने गेम हैं जिसमें एक छोटा सा एरिया चाहिए, कबड्डी ले लो, फुटबॉल ले लो। अब फुटबॉल के लिए जरूरत नहीं है कि स्टेडियम ही हो, ग्रास रूट लेवल पे तो आप उनको सिखाना तो शुरू करो। ठीक है, हॉकी के लिए हॉकी स्टिक चाहिए, लेकिन फुटबॉल के लिए तो एक मैदान चाहिए और एक फुटबॉल चाहिए। तो ऐसे गेम चुने जा सकते हैं। रनिंग है, क्रॉस कंट्री है, माउंटेन, हमारे पूरा हिंदुस्तान माउंटेन से भरा हुआ है, चारों तरफ माउंटेन्स हैं, तो माउंटेनियरिंग को और बढ़ावा दे दें। रनिंग तो हर जगह हो सकती है, साइकिलिंग हो सकती है। स्विमिंग में दिक्कत है कि स्विमिंग पूल होने चाहिए, लेकिन हमारे जो कबड्डी है, खो खो है, जो हमारे इंडिजिनियस गेम है, उनको बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए सरकार को, राज्य सरकारों को, सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। और जो हमारी फेडरेशन है, जब तक अगर फेडरेशन का काम सिर्फ टॉप लेवल का है, तो फिर एनजीओस को और दूसरी संस्थाओं को ये काम दे दिया जाए कि ग्रास रूट पे, लेकिन उसके लिए भी उनको फंडिंग सपोर्ट चाहिए। अगर जैसे मैंने हेल्थ फिटनेस ट्रस्ट की ताइक्वांडो एकेडमी स्लम के लिए शुरू की,
थोड़ा बहुत कहीं से डोनेशन आया, लेकिन क्योंकि एक एशियन चैंपियन थी, कुछ करना है समाज के लिए, वो जज्बा था तो शुरू कर दी। और आज मैं बहुत फख्र के साथ कह सकती हूँ कि उस स्लम की लड़कियां जो सिर्फ हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में कटिंग, टेलरिंग और ब्यूटी कल्चर सीखने आती थी, उनको हमने जबरदस्ती मार्क्स फॉर स्पोर्ट्स मिलेंगे और आपको ताइक्वांडो सेल्फ डिफेंस तो करना ही पड़ेगा, मतलब 1 मंथ का कोर्स तो करना पड़ेगा। उसमें टैलेंट उभर के आया और उसके बाद आज 45 गर्ल्स हैं स्लम की, साउथ दिल्ली स्लम की, जो ब्लैक बेल्ट ट्रेनर्स हैं। और 17,000 लड़कियों को, एमसीडी स्कूल की बच्चियों को, उन लड़कियों ने, मैं स्त्री शक्ति केंद्र चलाती हूं तो इसलिए मैं लड़कियों की बात कर रही हूं, उन्होंने उनको सेल्फ डिफेंस सिखाया। तो ये क्यों संभव हो पाया? क्योंकि मैं एनजीओ चला रही हूं, मुझे एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट मिल गया था जिसमें हिट, शाउट एंड रन का प्रोग्राम था निर्भया कांड के पास। तो ऐसा कभी निर्भया केस होगा तभी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चलाएगी क्या? हर दिन उनको कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे अपना कंसंट्रेशन करना चाहिए जो एनजीओ स्पोर्ट्स प्रमोशन करना चाहती है, उनको सपोर्ट करना चाहिए। हमें वो मिला था 2012 में और हमने 17,000 लड़कियों को कवर किया, सेल्फ डिफेंस सिखा के, एमसीडी स्कूल की छोटी बच्चियों को। आज भी वही गीत गा रहे हैं, क्योंकि भाई फंडिंग, अब जो अगर मैं 25 कोचेस को भेजूंगी तो उनको सैलरी भी तो देनी पड़ेगी, ऑनरेरियम भी तो देना पड़ेगा, वो कौन देगा? तो सब तरफ से सरकार को, और ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं ये बाहर आए, ये सपोर्ट करें। तो अगर सब मिलके, कॉर्पोरेट्स, कंपनी, सरकार और एनजीओज, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स एंड कॉलेजेस एक साथ काम करेंगे तो क्यों नहीं बढ़ेगा? जरूर बढ़ेगा। Thank you so much for bringing such insight, because all these stakeholders have to come together to promote sports in India and bring that sport culture in India, bring that sportsmanship in everybody. Coming on to you, Vipin ji, क्योंकि अभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, क्योंकि आज हम हेल्थ प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, एक माउंटेनियर होने के नाते आपसे युवा, आपको ये देखना चाहते हैं, आपसे प्रेरणा लेना चाहते हैं कि अगर हेल्थ फिटनेस की बात कर रहे हैं तो फिजिकल फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशनल फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, मेंटल फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल फिटनेस के लिए क्या करें, रोज एक आम आदमी भी क्या करे, चाहे वो बच्चे से बूढ़ा हो, खाने पीने पर कितना बड़ा ध्यान देना चाहिए और मानसिक तौर पर कितनी बड़ी तंदुरुस्ती ये जरूरी है। प्रोग्राम के आखिर में अगर ये सारे स्टेप्स मिल जाए तो हमारा एक प्रोग्राम पूरा कंप्लीट लगेगा। एज रिगार्डिंग टू माउंटेनिंग, फिजिकल फिटनेस जनरल लोग भी स्टार्ट विद वॉकिंग, रनिंग, ये सब चीज करके अपनी फिजिकल फिटनेस मेंटेन रख सकते हैं। सो उसके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि हमें कोई हाई इंटेंसिटी जिम जाने की जरूरत है या कुछ है। नॉर्मल स्टार्ट विद वॉकिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, लाइक मैंने बताया स्टेज क्लाइंबिंग, वो लोग घर पे कर सकते हैं, उससे अपनी फिजिकल फिटनेस वो मेंटेन कर सकते हैं। रिगार्डिंग विद न्यूट्रिशन, सो हम सभी लोग जानते हैं इस समय खाना कैसा मिल रहा है, मिलावटी, हर चीज, सब चीज आजकल मिलावटी हो गई है। तो उसके लिए बहुत से लोगों ने स्टार्ट भी किया है कि वो लोग अपने फिर गार्डनिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो ताकि ऑर्गेनिक खा सकें, उस सब चीजों के लिए भी प्रयास चल रहे हैं। और स्टार्ट किए, गवर्नमेंट ने भी ईट हेल्थी करके प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, तो उसको भी देख सकते हैं हम। और इसी तरीके से मेंटल फिटनेस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि मैंने भी बताया माउंटेनिंग से रिलेटेड, आप सोचिए कि आपके सामने कंडीशन है कि आपका कोई साथी, किसी को इंजरी हो गई है, आप ऐसी हाइट में किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकते, आपको पता है कि आप इतना इन्वेस्टमेंट करके आए, एवरेस्ट के लिए 28-30 लाख आप इन्वेस्टमेंट करके आए, आप वापस जाएंगे, आपको पता है आप दोबारा इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपको ये भी नहीं पता कि घर पे आपकी क्या कंडीशन है, घर वाले किस उसमें है, क्योंकि आप कांटेक्ट में नहीं है। तो उस समय मेंटल कंडीशन सोचिए आप क्या करेंगे, कि आप उस फ्रेंड के साथ वहां रुक नहीं सकते, उसे नीचे लेके आना है, आप इतना इन्वेस्टमेंट दोबारा नहीं कर पाएंगे, आपको ये भी पता है। और आपको ये भी नहीं पता घर वाले कैसे हैं, क्या है उस कंडीशन में 2 महीने आपको हो गए। सो एक मेंटल फिटनेस किसी भी स्पोर्ट्स में, मैं केवल माउंटेनिंग नहीं बता रहा, किसी भी स्पोर्ट्स में मेंटल फिटनेस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी फिजिकल फिटनेस है। सो सारे एस्पेक्ट स्पोर्ट्स में सब बहुत ज्यादा जरूरी हैं, वो चाहे फिजिकल फिटनेस हो, मेंटल फिटनेस हो या न्यूट्रिशन हो। मेंटल फिटनेस के लिए कुछ बात कहूं, जब भी हम खिलाड़ी अपना वर्कआउट करते हैं, अगर एंड के 15 मिनट हम अपनी मेंटल फिटनेस के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस को दें तो बहुत अच्छे से जो सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। तो अगर हम अपने को मेंटली स्ट्रांग करने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस अगर रोज अपने वर्कआउट के बाद करें 10 मिनट, चाहे वो योगा मेडिटेशन हो, चाहे वो योग निद्रा हो, पॉजिटिव अफर्मेशंस हो, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। और हम जिस लेवल पे पहुंचे हैं, एशियन गोल्ड जीता है, बहुत सारी इंटरनेशनल मैराथन्स जीती हैं, तो मैं सच कहूंगी उसमें योग निद्रा का, पॉजिटिव अफर्मेशंस का बहुत बड़ा हाथ है।
मैम, बहुत सारे यंगस्टर्स आज आपके साथ जुड़ रहे हैं। ये सवाल मेरा दोनों के साथ है, क्योंकि विपिन, आप भी बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स को आप ट्रैक पे लेके जाते हो, और मैम आपके साथ भी कई ऐसे यंगस्टर्स हैं जो प्रेरित होकर साथ में आते हैं, फिटनेस के लिए वो काम करते हैं खुद पे। तो दोनों के लिए एक सवाल ऑलमोस्ट एक जैसा है। मैम, आपसे पहले सवाल, मैम जब यंगस्टर्स आते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती। आज की जो जनरेशन है वो ज्यादातर जिम्स को फॉलो करती है, वो क्लब्स को फॉलो करती है। उनको नहीं पता कि इसके अलावा भी एक पद्धति ऐसी भी है जिसे हम अपने जीवन में लाने के बाद हम अपने पे बहुत काम कर सकते हैं, जिसे हम योग कहते हैं। योग जिसे आज पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, पूरी दुनिया आज भारत की ओर देखती है सिर्फ और सिर्फ योग के लिए, और ये भारत की सबसे पुरातन पद्धति है। तो क्या आप भी कभी उन्हें योग की ओर बढ़ाती हैं, योग को बढ़ावा देती हैं कि योग के द्वारा वो अपनी जिंदगी में कैसे मेंटल पीस भी ला सकते हैं, बदलाव भी ला सकते हैं, और अपार्ट फ्रॉम गोइंग टू जिम्स एंड डिपेंडिंग ऑन ऑल दोज मशीन्स, वी कैन वर्क विदाउट एनी मशीन, एक बात कहूँ विदाउट एनी सपोर्ट। ये जो योग का जो प्रैक्टिस है ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरे 1 घंटे करो। हर खिलाड़ी जो भी टॉप लेवल पे पहुंच रहा है ना, वो 15 से 20 मिनट योगासन कर ही रहा है। वो योग निद्रा कर रहा है, वो मेडिटेशन कर रहा है, और वो पॉजिटिव एफर्मेशन भी इस योग निद्रा का पार्ट है। और मेरा तो 2 घंटे का प्रोग्राम होता है, उसमें पहले प्रॉपर वार्म अप कराया, फिर 45 मिनट्स का वर्कआउट कराया, और उसके बाद 20 मिनट्स की मैं योग की पूरे मतलब योगासन से लेके स्ट्रेचिंग इज ऑल योगासन्स। उसके बाद जो 5 मिनट का मैं जो अभी कह रही थी, 5 से 10 मिनट की योग निद्रा और पॉजिटिव एफर्मेशन, ये पार्ट ऑफ द वर्कआउट है। वार्म अप, प्रॉपर वर्कआउट, जो भी आपकी स्किल है, आप जिस भी गेम में हैं, और उसके बाद 15 to 20 मिनट्स का योगासन। ये एक खिलाड़ी को चैंपियन बनाने में बहुत मदद करता है। और मैं अगर तुम्हें उदाहरण दूं, जब मैं नैनीताल में रहती थी, जिस समय मैं नेशनल चैंपियन थी, तो मेरी सारी गर्मी छुट्टियां नैनीताल माउंटेनियरिंग में बीतती थी। तो वहां जब माउंटेनियरिंग हम करते थे, रॉक क्लाइंबिंग करते थे, तो रनिंग इतनी नहीं हो पाती थी। बट जब मैं फील्ड में वापस आती थी, दिल्ली वापस आती थी, तो मैं ज्यादा फिट होती थी। तो वहां पर मॉर्निंग में योगा हो रहा है, बीच में ट्रैकिंग हो रही है, फिर रॉक क्लाइंबिंग हो रही है, रनिंग का पार्ट नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी वापस आने के बाद फील होता था। तब मैं 20 साल की थी, और तब से मुझे इस बात का पूरा विश्वास है, मैं इस बात का ज्वलंत उदाहरण हूं कि मेडिटेशन, योगा हेल्प्स स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। इट वर्क्स एंड इट हेल्प्स इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। लेकिन अब बात डाइट की, क्योंकि हेल्थ की बात हो रही है। आज की जनरेशन जंक फूड खाती है, बर्गर खाती है, पिज्जा खाती है, लेकिन जो शुद्ध देसी भोजन है, जो न्यूट्रिशियस एक डाइट है, जिसका इनटेक बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी फिटनेस के लिए, क्योंकि डाइट भी कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ऐसे में आप डाइट कैसे सबकी मैनेज करते हैं, और आप क्या गाइड करते हैं कि वो कैसी डाइट ले कि वो फिट रह सके और बॉडी में एनर्जी जो है वो ज्यादा बढ़े? देखो, एक बात है, कहते हैं ना, इट्स अ विशियस सर्कल। जैसे ही आप स्पोर्ट्स में घुसते हो, आपके ये पिज्जा बर्गर अपने आप दूर हो जाते हैं। जैसे ही आप स्पोर्ट्स में घुसते हो, आपके स्मोकिंग ड्रिंकिंग खत्म हो जाती है। जैसे ही आप स्पोर्ट्स में आते हो, आपकी लेट नाइट पार्टीज खत्म हो जाती हैं। तो ये एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड एरिया हो जाता है टाइम मैनेजमेंट का। आपको क्योंकि जल्दी जाना है मॉर्निंग में, तो आपको रात को जल्दी सोना है, तो आप लेट नाइट पार्टीज नहीं कर सकते। कभी कभी की बात अलग है। और इसी तरह से जो एक खिलाड़ी होता है ना, वो फूड को एंजॉय करता है जब वो कंपटीशन में जीतने के बाद का वो जो लास्ट डे होता है। आपने सबसे सुना होगा कि उस दिन वो आइसक्रीम खाता है, उस दिन वो पिज्जा बर्गर जो भी खाना है खाता है। लेकिन डेली की रूटीन में जितना स्वच्छ, शुद्ध और शाकाहारी भोजन हम करते हैं, मैराथन में तो ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी वर्ल्ड क्लास रनर्स हैं, दे आर टर्निंग इनटू वेजिटेरियन। और हम जितना घर का खाना खाते हैं, उतने हमारी बेटर हेल्थ होती है। और कुछ हर्ब्स जो हैं, जो हमारे हिंदुस्तान में तो घर भरी पड़ी हैं, वो सब हम खाते हैं, तो हमको बेटर हेल्थ मिलती है। तो जब बेटर हेल्थ होगी, तभी तो बेटर परफॉर्मेंस होगी। तो स्पोर्ट्स तो एक जरिया है इस जंक फूड को और गंदी, मतलब जो कहते हैं ना, डर्टी लाइफस्टाइल को या बैड लाइफस्टाइल को दूर भगाने का जो एक जरिया है। अगर पेरेंट्स को चाहिए कि उसका बच्चा अच्छी आदतों वाला हो, तो उसको स्पोर्ट्स में डाल दो।
आप बताइए प्लीज, क्योंकि आप बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे होंगे जो आपके साथ ट्रैकिंग पे जाते होंगे। आप तो माउंटेनियर हैं, आप तो बहुत बड़े बड़े पर्वतों पे गए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो आपके साथ पहली बार ट्रैक पे जाते हैं, जिन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है ट्रैकिंग का, लेकिन वो फिर भी जाना चाहते हैं, जिंदगी में एक बार उस शौक को जीना चाहते हैं। तो उनको आप किस तरीके से वो इनिशियल ट्रेनिंग देते हैं, उसके लिए आप क्या क्या गाइडलाइंस जारी करते हैं, और आप उन्हें किस तरीके से फिट रहने की सलाह देते हैं? क्योंकि आज 4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद लोगों को सांस चढ़ जाता है, तो पर्वत तो बहुत ऊंची चीज है। मैं अपनी ट्रैकिंग कंपनी ओन करता हूं, तो काफी सारे ट्रैकर्स ऐसे आते हैं जो पहली बार ट्रैकिंग पे आते हैं। इवन बहुत से ऐसे भी होते हैं जो काफी ओवरवेट होते हैं, और काफी ऐसे भी होते हैं जो कभी पैदल चले ही नहीं। तो उनके पहले क्वेश्चंस आते हैं कि सर हमें कैसे प्रिपेयर करना है, हम कैसे ट्रैकिंग पे आपके साथ आ सकते हैं। सो हम सिंपल उन्हें एक प्लान देते हैं कि आप वॉकिंग करना स्टार्ट कीजिए, अभी आपके पास टाइम है, आप इतना वॉकिंग कीजिए, थोड़ा वेट लीजिए। सो वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक बार जब वो ट्रैक पे आते हैं तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो अगर 1 घंटा हमारे साथ चल दिया तो उसे वापस भी 1 घंटा पैदल ही चल के आना है। तो कोई गाड़ी नहीं है उसके पास, कुछ नहीं है, तो उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है। सो बेटर यही होता है, वो भी यही ऑप्शन चूज करता है कि हम आगे ही चलते हैं। वो आगे चलता है, देखता है, एंजॉय करता है उस चीज को, और फिर वो और एफर्ट लगाता है। और जब वो एक बार टॉप पे पहुंच जाता है तो उस व्यू को जब वो एंजॉय करता है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं उसे इस चीज की लत लगनी शुरू हो जाती है। जो एक बार ट्रैक पे गया होगा वो दूसरी बार जरूर जाता है, फिर वो और हाइट को ऊपर जाना चाहता है कि मैं यार और हाइट पे जाऊंगा। तो एक तरीके से लत लग जाती है, तो वो खुद ही अपनी फिटनेस को और अच्छा करना चाहता है, और उसके लिए फिर वो करता है। क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली जिम वगैरह जो रहते हैं वो बॉडी एक अट्रैक्टिव दिखने के लिए होती है, कि अट्रैक्टिव दिखे, मसल्स स्ट्रांग हो। बट योगा जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, इनिशियल अंदर से भी और बाहर से भी। सो योगा ऑलवेज बेटर। On that note, thank you so much, both of you, for joining and participating in such an enlightening discussion. It was very powerful, and the way you have given us small tips is going to really help the youth and the countrymen of the country, and will definitely take our sports culture a way ahead. थैंक यू सो वेरी मच। जाने से पहले, खत्म करने से पहले, इस सेशन को रैप अप करने से पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी है जरूरी, क्योंकि खेल शारीरिक और मानसिक दोनों को करता है जरूरत पूरी। खेल कोई छोटा बड़ा नहीं है, खेल की है अपनी विशेषता। जरूरत है तो बस पंख फैलाने की, पहचान बनाने की और परचम फहराने की। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत जरूरत है पंख फैलाने की और परचम लहराने की, क्योंकि हॉकी की हो छड़ी या क्रिकेट का हो बल्ला, हॉकी की हो छड़ी या क्रिकेट का हो बल्ला, फुटबॉल का हो जोश या टेनिस का शॉट और उस पे ऑडियंस का हल्ला, पर्वतारोहण हो, रनिंग हो, स्क्वैश हो या हो कोई भी मनपसंद खेल, खेलो खुल्लम खुल्ला। कबड्डी, जुडो, मार्शल आर्ट्स, स्विमिंग, चलो शुरू करते हैं एक नई इनिंग। पढ़ाई भी खूब करो, पढ़ाई भी खूब करो, खेल में रहो तुम आगे, पढ़ाई भी खूब करो, खेल में रहो तुम आगे और खेल में तुम बढ़ो। लेकिन सेहत का भी रखना ध्यान, सेहत का भी रखना ध्यान, खाना तुम सिर्फ पौष्टिक पकवान। ये बहुत जरूरी है कि जिंदगी में कुछ भी करो, लेकिन सोच समझ के कोई भी फैसला लो। स्पोर्ट्स, अगर आपको स्पोर्ट्स के फील्ड में जाना है तो बहुत जरूरी है फिट रहना, उसी तरीके से बहुत जरूरी है पौष्टिक आहार भी लेना। तो आप इस सेशन में हमारे साथ शामिल हुए आज के इस विशेष दिवस के मौके पर, जहां हम खेल की बात कर रहे हैं और खेलों से किस तरीके से विकास और शांति की बात हो रही है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस सत्र में आप हमारे साथ शामिल हुए और तमाम लोग हमारे साथ वर्चुअल मोड पे भी शामिल हुए, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी फिलहाल हम एक लंच ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद अगले सत्र पर चर्चा होगी, जहां हम जारी रखेंगे अपनी बात और हम डिस्कस करेंगे कैसे खेल एक बहुत बड़ा जरिया है प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी के लिए, जहां पर हम सिर्फ समानता की बात करते हैं। तो खेलों से कैसे आएगी समानता, इस पर बात करेंगे अगले सत्र में। और अभी के लिए हम रुक रहे हैं एक लंच ब्रेक के लिए, और आप सभी हमारे साथ इस सत्र में शामिल हुए, अपनी बात रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।